जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ नहीं ले पाया है वो एक बड़ी जमात है, उनको भी आरक्षण का लाभ मिले, इस पर विचार जरूर होना चाहिए। जिसमें हमारे बिहार के नौसिखिया नेता जिन्होंने यह मांग किया था कि आरक्षण में जो सक्षम दलित हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जिस आरक्षण से वो संसद चुन के आए हैं और जिस आरक्षण का लाभ वो सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसे लोग सबसे पहले अपना त्याग करें, उसके बाद ऐसा उपदेश समाज को देने का कार्य करें। आप देख रहे हैं तीसरी आज़ादी। तीसरी आज़ादी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें। तो जो आरक्षण का बंटवारा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इससे कहीं दलितों का अधिकार का हनन भी हो रहा है और इसमें घड़ियाली आंसू बहुत से लोग कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश उचित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। जिसमें हमारे बिहार के नौसिखिया नेता जिन्होंने यह मांग किया था कि आरक्षण में जो सक्षम दलित हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जो उनका मंशा था, जो वो चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी आदेश को जारी किया है। लेकिन दूसरे को उपदेश देने वाले लोग सबसे पहले आरक्षण के प्रति जो उनका मोह है, जिस आरक्षण से वो संसद चुन के आए हैं और जिस आरक्षण का लाभ वो सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसे लोग सबसे पहले अपना त्याग करें, उसके बाद ऐसा उपदेश समाज को देने का कार्य करें। आप समाज का भी बने रहना चाहते हैं और समाज को गुमराह कर आप अपने आरक्षण के अधिकार के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, तो जो उपदेश आप दे रहे हैं सबसे पहले उसका त्याग आप करें। यह मेरा मांग है और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी और भी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व करने वाले नेता हैं, उनका जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हमारी जनशक्ति मजदूर सभा एवं किसान मोर्चा पूर्ण रूप से अपने नेता के साथ, उनके विचारों के साथ खड़े हैं। लेकिन दलितों का अधिकार का हनन ना हो, आरक्षण के माध्यम से जो उन्हें अधिकार मिल रहा है वो बरकरार हो। इसमें जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ नहीं ले पाया है वो एक बड़ी जमात है, उनको भी आरक्षण का लाभ मिले, इस पर विचार जरूर होना चाहिए। जी, क्रीमी लेयर को लेकर क्या कहेंगे सर? क्रीमी लेयर को जो डिसीजन, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी वर्गीकरण से दो फायदे हैं। क्रीमी लेयर जो है उसके लिए बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए बंद? आप ये आरक्षण की जो व्यवस्था बाबा साहब लाए थे, उस समय समाज से जो उपेक्षित लोग थे, जो समाज में दबे कुचले लोग थे, उन लोगों को आरक्षण के माध्यम से एक बराबरी, समाज में सबकी भागीदारी हो, सबकी बराबरी हो, उसके कारण बाबा साहब ने आरक्षण का व्यवस्था लाया था। और उस आरक्षण के माध्यम से आज जो सक्षम है, जो दलित होने का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, मुझे लगता है 131 संसद आज भी आरक्षण के माध्यम से सदन में है, लोकसभा में, और ऐसे अलग अलग सदन में जो राज्य में भी विधायक चुन के आते हैं, वो आरक्षण सीट से जीत के आते हैं। तो जिस आरक्षण का लाभ लेकर के वो आए हैं, वो मौन क्यों, वो क्यों नहीं बोलते और सिर्फ बोले ही क्यों?
वो अगर लग रहा है कि कहीं ना कहीं संविधान का अवहेलना हो रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है और आरक्षण के माध्यम से हमारे दलितों की भावनाओं को, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है, तो वो अपना त्याग क्यों नहीं करते हैं अपने पद का। विधायक जो है उसको विधायकी से रिजाइनिंग करना चाहिए, जो लोकसभा में उसको लोकसभा से करना चाहिए, उसके बाद समाज के बीच में आइए और समाज की लड़ाई लड़िए। कहीं इन लोगों में जिनका आप बता रहे हैं, एक तरीके से सही बता रहे हैं कि कुर्सी खो देने का डर, पद खो देने का डर है। मैं देखिए, हमारे नेता, हम जिस नेता की अगुवाई में नेतृत्व करना सीखा, माननीय रामविलास पासवान हमेशा से आरक्षण के पक्षधर रहे और उन्होंने सभी वर्ग के लिए सोचा, लेकिन उनके माननीय के द्वारा जो बयान दिया गया था कि जो सक्षम दलित हैं उनको आरक्षण त्याग देना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि उनसे बेहतर सक्षम कोई व्यक्ति दलितों में है। 131 सांसद जो आपने 131 संसदों में भी जो हमारे नेता के माननीय हैं, जिनके द्वारा ये बयान था कि आरक्षण से त्याग करना चाहिए, तो वो स्वयं क्यों नहीं त्याग करते हैं? वो अपने जो लोकसभा जीत के आए हैं उससे त्यागपत्र क्यों नहीं देते हैं? आज आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ समाज को गुमराह करने का एक आपका सोचा समझा प्रयास है जी। और जो माननीय है वो सही मायने में दलित हैं ही नहीं, ना ही दलितों के साथ किस किस तरीके का उत्पीड़न होता है, दलितों को किस तरीके का भेदभाव से जूझना पड़ता है। मुझे नहीं लगता है कि उनको जूझना पड़ा हो भेदभाव से, उनको किसी तरीके का उत्पीड़न से फेस टू फेस करना पड़ा हो, तो वो तो सही मायने में दलित हैं ही नहीं। एक चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो कि अभी एमपी से नगीना, मतलब नगीना से एमपी बने, और उनका जो मतलब उनकी आवाज़ को संसद में कई बार रोका जा रहा है, दबोचा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने भी इस चीज़ को देखा है। संसद में जब उन्होंने बोलने का प्रयास किया, स्पीकर महोदय के द्वारा या चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा भी कई जो दिशा दिखाने का, आईना दिखाने का काम करता है सरकार को, और ये पक्ष और विपक्ष बनाई इसीलिए गई थी ताकि एक संतुलित सोच के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया जा सके और पार्टी का भेदभाव उसमें नहीं होना चाहिए। तो जी। दिशा दे सकता है जिनके माध्यम से देश के हित में और जनहित में कार्य हो सकता है, उनकी बात सुननी चाहिए। जब तक आप बात को सुनेंगे नहीं, उस पर पहल कैसे करेंगे? मोदी जी राहुल गांधी पर ईडी, मतलब बीजेपी जो है ईडी लगाने की बात कर रही है, अभी काफ़ी मामला सुर्खियों में ये रहा। राहुल गांधी पर विपक्ष के नेता हैं, तो जैसे आपने कहा बिना भेदभाव के जनहित में जो काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी के साथ जो ईडी लगी है वह ईडी कई कारणों से लगी है। नेशनल अवार्ड्स के कारण से भी ईडी जांच कर रही है और वह जांच होनी भी चाहिए। राहुल गांधी की जगह पे कोई और भी होते तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। राजनीति में आप बैठ करके अगर किसी चीज़ की पारदर्शिता आप नहीं कर रहे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। कहीं सिर्फ इसलिए तो टारगेट नहीं किया गया कि विपक्ष के नेता हैं। नहीं, लेकिन एक चीज़ बताइए, अगर जांच उचित जांच हो, न्याय उचित हो, तो उसके लिए जांच तो जरूरी है ना। तो जांच अगर जरूरी है तो जरूरी नहीं कि वो भाजपा का नेता है या कांग्रेस का नेता है या हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नेता है। जांच तो जांच है, जहाँ संदेह के नज़र में आएंगे वहाँ ईडी भी जांच करेगी और भी एजेंसियाँ जांच करेगी। क्यों नहीं करनी चाहिए? विधानसभा चुनाव जो आप लड़ने जा रहे हैं, तो ये आपने अभी अपने 2-3 कार्यक्रम भी रद्द कर दिए किन्हीं कारणों से, उसका स्पष्टीकरण आपने मीडिया में किया। अभी आने वाले समय में दिल्ली में जो आपने कहा था कि पिछली बार कहा है कि पोल खोलो अभियान चलाएंगे, तो विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव ये हमने और हमारे साथियों ने
यह निर्णय ले लिया है कि विधानसभा निश्चित रूप से लड़ना है। अब हमारी पार्टी जिसकी जिम्मेवारी मेरे पास है, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, वो बाद की बात है। कौन उम्मीदवार होगा, किस सीट से कौन उम्मीदवार होगा, वो पार्टी तय करेगी। लेकिन हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और मैं जिस विंग को देख रहा हूँ, जनशक्ति मजदूर सभा और किसान मोर्चा, पूर्ण रूप से अपने साथियों के लिए हम आज से समीकरण बिठाना शुरू कर दिया है कि हमारा कौन सा साथी किस चुनाव विधानसभा क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी अगर हम नहीं करेंगे तो चुनाव मैदान में एकदम से जाने से हम चुनाव जीतने की सपना, वो मुंगेरी लाल की हसीन सपना होगा। तो हम चुनाव जीत सकें, एक बेहतर प्रदर्शन कर सकें, उसके लिए हम जनशक्ति मजदूर सभा और किसान मोर्चा अपने अपने साथियों को किस किस विधानसभा में चुनाव लड़ाएंगे, उसकी तैयारी की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। साथ ही हमारा एक संगठन और भी है जो सबसे मजबूत रीढ़ है हमारा, हमें जो शक्ति देती है, हमें जो ऊर्जा देती है, वो हमारा गैर राजनीतिक संगठन भारतीय शोषित सेना है, जिसके माध्यम से सुभाष किसी भी मैदान में मजबूती के साथ निर्णय और संकल्प लेता है और हमारे साथ ही हमें सहयोग करते हैं। तो मैं अलग अलग विंग के साथियों के साथ बैठक कर रहा हूँ। बैठक करने के बाद बेहतर प्रदर्शन हम कैसे कर सकते हैं, पार्टी के बैनर के माध्यम से हम बेहतर संगठन कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी में और भी बहुत नेता हैं। दुकान सजाएंगे हम, और उसके बाद उम्मीदवारी और अपना हक जताने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हमने कई बार इसकी क्षति भी सही है, वह क्षति इस विधानसभा चुनाव में हमें नहीं सहना पड़े, उसका निर्णय हम चाहे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से पहले ही बात कर लेंगे कि अगर दिल्ली विधानसभा की तैयारी हम पार्टी के बैनर से करेंगे तो आज हम जिसको उम्मीदवार बना करके उस क्षेत्र में जनता के हित में कार्य करना शुरू करेंगे, वह उम्मीदवार ही होना चाहिए। अगर कोई और उम्मीदवार किसी और विंग के माध्यम से या पार्टी के माध्यम से है तो वो आज से ही मैदान में हमारे साथ आए और वो अपना सुनिश्चित करे कि वो किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। हम निश्चित रूप से उनके लिए भी उस विधानसभा में काम करेंगे, लेकिन काम हम करें और उस समय वो अपना अधिकार दर्शाएंगे। तो सुभाष बिहारी अपने साथी का सम्मान करना जानता है, जिस साथी के माध्यम से मुझे शक्ति मिलती है। तो आज हम जिनको चिन्हित करेंगे, चुनाव वही लड़ेगा। और उसके लिए हमारी जो संगठन है भारतीय शोषित सेना, उन साथियों के भी साथ बात करेंगे। और मुझे अगर लगेगा कि हम अपने साथियों को कहाँ बेहतर मदद कर सकते हैं, तो पार्टी के साथ भी मैं धोखागिरी नहीं करूँगा और ना धोखागिरी बर्दाश्त करूँगा। जी, भारतीय शोषित सेना का लाभ आरएलजेपी को मिलेगा सर? नहीं, अभी तक तो मिल ही रहा है। भारतीय शोषित सेना का जितना भी संगठन है, संगठन के लोग हैं, जब मेरे पास दिल्ली प्रदेश दलित सेना की जिम्मेवारी आई तो दलित सेना के तो लोग थे नहीं, वो हमारे ही साथी को मैंने पदाधिकारी बनाया, अलग अलग ज़िले का जिम्मेवारी दिया, अलग अलग प्रदेश के लोगों को प्रदेश की जिम्मेवारी दिया। और आप स्वयं भी हमारे साथ पदयात्रा में होते थे। हम अलग अलग विधानसभा की तैयारी उस समय से शुरू कर दिए थे, लेकिन कुछ लोग जो संगठन के लिए और अपने जीवन में जिसका कोई लक्ष्य नहीं, उन्होंने उस कमेटी को भंग करवाया। वह स्थिति पुनः फिर से ना पैदा हो, उसके लिए हम कमर कस के मेहनत करेंगे और भारतीय शोषित सेना उसके लिए हमारा विकल्प होगा जी। और हम ये तय करेंगे कि मुझे अपनी तैयारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर के तले अगर हम करेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति लेके करेंगे कि हम जो तैयारी करेंगे, हम अपने लोगों को बीच मझधार में नहीं छोड़ सकते। उस समय हमारे लिए मरो या जियो की दशा आ जाती है और हमारे लिए नेता हमारा सर्वोपरि है। नेता के प्रति हमारा आस्था और विश्वास अटूट है, लेकिन साथियों का सहयोग और समर्थन जो मिलता है मुझे, मैं उसे भी दरकिनार नहीं कर सकता।
मैं अपने साथियों के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ, और वह स्थिति अगर आएगी तो मैं पहले साथी चुनूँगा, पहले समाज चुनूँगा। ये तो रही बात भारतीय शोषित सेना और RLJP की, जिनके लिए आप इतना तन मन धन से जी जान से समर्पित है और हमेशा कार्य करते हैं। लेकिन जो इसका बेस है, दिल्ली की जनता या भारत की जनता, इसमें जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी सर, यदि आप चुनाव जीत जाते हैं? देखिए, आज जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी दिल्ली को एक मुहावरा समझता है कि दिल्ली में हम नहीं जीत सकते, और मुझे लगता है कि मैं अगर जीत सकता हूं तो सबसे पहले दिल्ली ही जीत सकता हूं। और दिल्ली में मैंने 40 साल तक काम किया है, और मुझे जो जानते हैं वो मेरे व्यवहार, मेरे काम, मेरी मेहनत, मेरी लगन और मेरा समर्पण, सभी चीज़ को जानते हैं। और निश्चित रूप से हमारे जिस भी साथी को उम्मीदवारी बनाएंगे, कोई हवाई उम्मीदवार हमारा नहीं बन सकता, उसका तालमेल हमारे विचारों के साथ खाएगा ही नहीं। तो जब हम उम्मीदवार बनाएंगे किसी को, तो निश्चित रूप से ठोस उम्मीदवार होगा, मजबूत उम्मीदवार होगा। और मुझे लगता है मैं जिसको उम्मीदवार बनाऊंगा तो किसी पार्टी के उम्मीदवार से ना वैचारिक कमज़ोर होगा, ना आर्थिक कमज़ोर होगा, ना सामाजिक कमज़ोर होगा, और मैं पुनः उसके साथ दिन रात मेहनत करके और सूट को जीतने के लक्ष्य से काम करूँगा। देखिए, दिल्ली की जनता सभी पार्टियों के द्वारा, अन्य नेताओं के द्वारा थका हुआ महसूस कर रहा है। वह इसलिए क्या कर रहा है, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे क्षेत्रीय संसद हो, दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली प्रशासन के लोग या दिल्ली के अलग अलग पार्टी के लोग जो दिल्ली को जीतने की दावा करता है, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि सुभाष बिहारी के साथ आप पद यात्रा में आइए और दिल्ली का दर्शन कीजिए। दिल्ली आज जिसको कहता है कि दिल्ली को हम मॉडल बनाएंगे देश का, सबसे पहले मुझे लगता है कि हमारा बिहार का कोई भी ग्रामीण क्षेत्र की भी ऐसी दुर्दशा नहीं है जो आज दिल्ली की दुर्दशा है। दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी की दुर्दशा है। साप्ताहिकी बाजार के माध्यम से आज दिल्ली की सड़कें घेर लिया जाता है। दुकानदारों के माध्यम से पटरी चलने की जगह नहीं है। नगर निगम के द्वारा पार्किंग रोड पे कर देने के कारण आज रोड की स्थिति ऐसी है कि यातायात का साधन नहीं। दिल्ली अपराध का शहर बन गया है। दिल्ली नशा तस्करों का शहर बन गया है। दिल्ली देह व्यापारों का तस्कर बन गया है। दिल्ली के किसी भी मेट्रो स्टेशन पे आप उतर के बाहर निकलने या मेट्रो के अंदर जाने के लिए ई रिक्शा के माध्यम से, ऑटो के माध्यम से, रिक्शा के माध्यम से ऐसी स्थिति होती है कि पैदल चलने वाले को भी सोचना पड़ता है। और ये सारी चीज़ों का मैं खिलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं ई रिक्शा के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं रिक्शा के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं साप्ताहिकी बाज़ार के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन व्यवस्थित रूप से ये सारे काम हो, ये जनप्रतिनिधित्व का व्यवस्था बनाने का उनका जिम्मेवारी बनता है। शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों की जिम्मेवारी बनता है कि आप एक व्यक्ति के लिए पूरे समाज का, पूरे दिल्ली के जनमानस को आप दुविधा में नहीं डाल सकते। इस कड़ी का अंतिम सवाल सर, रेहड़ी पटरी वालों के लिए आपकी क्या सोच है? किस तरीके से उनका काम भी चलता है और जनता प्रभावित भी ना हो, यातायात प्रभावित ना हो? आज आप जितने भी रेहड़ी पटरी लगाने वाले हैं मुख्य बाजार, दुकानदार पटरी पे अपना सामान तो लगाता ही लगाता है। पटरी वाले जो फलों का या अन्य और चीज़ों का रेहड़ी लगाते हैं, वो रोड पे, पटरी से नीचे रोड पे वो अपनी रेहड़ी लगाते हैं। और रेहड़ी की भी होड़ है कि रोड में भी 4 फीट 5 फीट अपने पीछे की जगह छोड़ करके आगे आकर के 5 फीट पे लगाते हैं वो अपनी रेहड़ी। और उससे जो ख़रीदारी करने वाले लोग हैं वो गाड़ी रोक करके, अपनी स्कूटी रोक के, मोटरसाइकिल रोक करके, रिक्शा रोक करके जो ख़रीदारी करते हैं, उससे यातायात कितना बाधित होता है, लोगों के साथ कितना मिसबिहेव होता है, इसकी अंदाज़ा जो रोज़ झेल रहा है दिल्ली में उसको मालूम।
लेकिन इसमें मतलब जो है विकल्प क्या लेके आएंगे सर? विकल्प सारे हैं। जितने भी बाज़ार अलग अलग थाने के अंदर लगता है, सभी बीट ऑफिसर के पास यह अधिकार है कि अगर वो अपने दुकान के बाहर सामान लगाता है तो उसकी चालान आप भी काट सकते हैं, नगर निगम भी काट सकती है, एनडीएमसी भी काट सकती है। लेकिन जितने भी बीट ऑफिसर हैं उनको महीना चाहिए, उनकी मंथली बंधी हुई है, उनको लगान चाहिए। एनडीएमसी वाले को लगान चाहिए। आज पटरी स्कूटी और दुकानदारों की मोटरसाइकिल से, काम करने वाले के मोटरसाइकिल से पटरी भरी है, और अगर थोड़ी बहुत खाली है तो उसके सामान और दुकान के नाम का जो विज्ञापन लगाते हैं उस होर्डिंग को खड़ा कर देने से पटरी चलने लायक नहीं है। रोड को आप दो लाइन को आपने ट्रैफिक में घेर लिया, पार्किंग में घेर लिया, साइकिल वाले कहाँ चले, पैदल वाले कहाँ चले। सभी बाज़ारों की स्थिति ऐसी है। और दिल्ली आज भगवान भरोसे है। दिल्ली में जनता के हित में काम करने वाले नेता नहीं हैं, उनके पास समय नहीं। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर वाले और फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले नेता का संख्या बढ़ गया है, और उन्हीं में से किसी एक को चुनना होता है जनता को। जनता इसीलिए बार बार ठगी जाती है। दिल्ली में जब स्लम की संख्या बढ़ने शुरू हो गई, झुग्गी झोपड़ी की संख्या बढ़ने शुरू हो गई, तो उस समय भी स्थिति यही था कि ये झुग्गी झोपड़ी वाले जाएं कहाँ। उस पर योजना बनी और पुनर्वास कॉलोनी एक नहीं अनेक बसाया गया। दिल्ली नहीं, दिल्ली के अलावा और शहरों में बसाया गया। इससे पहले भी सब्जी वाले, क्योंकि जहाँ आबादी होगी वहाँ तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है। सब्जी वाले, रेडी पटरी वाले को अलग अलग 4x6 का या 4x10 का अलग अलग मार्केट बना के दुकान छोटी छोटी अलाउट की। वो व्यवस्था भी जो जनप्रतिनिधित्व थे, जो शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग थे, उनके द्वारा ही वो व्यवस्था बनाई गई थी। आज पचकुइयाँ रोड पे जितने भी दुकान अनऑथराइज थे उसको अलग अलग मिनी मार्केट, जो आज पालिका बाज़ार में देख रहे हैं या अन्य और अलग अलग बाज़ारों में देख रहे हैं, सबको व्यवस्थित किया गया। वही कार्य आपको पुनः फिर करना है। चाहे तो अलग अलग कॉलोनी में जो प्लॉट खाली है, ट्रांसफार्मर बिजली का कई ट्रांसफार्मर उस समय रोड पे लगा दिया गया। तो आबादी जैसे जैसे बढ़ेगी उस ट्रांसफार्मर की व्यवस्था आपको करना पड़ेगा ना, पावर हाउस का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा ना। तो रेडी पटरी वालों का व्यवस्था क्यों नहीं करेंगे आप? सरकार में किस लिए बैठे हैं? सरकार का जो सभी सुविधाएं आप मुहैया ले करा रहे हैं और ले रहे हैं, वो किसके लिए? जनता कैसे सुखी रहे, जनता का कैसे व्यवस्था बनाएंगे, उसके लिए सोचने के लिए और चिंता करने के लिए, ऐशो आराम के लिए नहीं। उसकी व्यवस्था उनको करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद। सुभाष बिहारी जी ने बताया, भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष निजी स्तर पर कार्य करते हैं। नहीं, इस समय मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जनशक्ति मजदूर सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, किसान मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। भारतीय शोषित सेना का जब कोई मंच लगेगा या हम उनके कार्यालय में जाएंगे तब मैं वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। चलिए, बहुत